सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग या डिजीज़। हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन बॉडी सिस्टम या मानव शरीर तंत्र। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज़ या मानव रोग, जो हर एग्ज़ाम में इसके एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आने वाले समय में पटवार का एग्ज़ाम हो रहा है, पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आते ही पढ़ते ही क्वेश्चन आता है कि रोग क्या होता है। तो रोग हमारे शरीर में जो सामान्य क्रिया होती है वो क्रिया नहीं होने का जो कारण होता है, तो उसमें हमारे शरीर में कुछ कमियाँ हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या रहता है, हमारे शरीर में उस टाइम कुछ ना कुछ रोग ज़रूर होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी के शरीर में बीपी लो हो जाती है, कभी कभी लगता है कि उसके शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद में लगता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण देखते हैं कि जो उसका डेली का जो सिस्टम रहता है उसमें कुछ ना कुछ खामी हो जाती है। तो उसमें जो डॉक्टर के पास जाता है तब उसको लगता है कि उसमें शरीर में क्या हो जाती है, रोग हो जाते हैं या कुछ डिजीज़ हो जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डिजीज़ शब्द होता है वो किससे मिलकर बना होता है और उसको समझते हैं। सबसे पहले ये डिजीज़ होती है, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। मैंने सबसे पहले बताया कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका अपना पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए ताकि आगे हमें साधारण भाषा में समझ में आ गया। डिस और आगे बना होता है ये ईज। तो डिस का अर्थ होता है अनुपस्थित, डिस का अर्थ होता है अनुपस्थित, डिस का अर्थ होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित। ईज का अर्थ होता है आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति। तो इसकी एक सिंपल परिभाषा क्या बनती है कि वह स्थिति जिसमें हम सामान्य रूप या सामान्य क्रियाएं की स्थिति में अनुभव नहीं करते हैं या सामान्य क्रियाएं इसमें हमारे शरीर में नहीं होती है। जो डेली लाइफ में स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसमें, और जो रोग ग्रसित होता है उसमें जो उसकी स्थिति होती है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या रहेगी, इसकी परिभाषा रही सामान्य क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं न होना। तो इसका कारण क्या रहता है कि उसके शरीर में कुछ ना कुछ रोग हो रहे हैं। जैसा कि क्या होता है कि यदि स्वस्थ मनुष्य डेली का यूरिन स्रावित करता है, वो करता है 1.5 से लेकर 2 लीटर। उदाहरण के तौर पर बता दूं, यूरिन का स्रावण जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका स्रावण होता है 1.5 से लेकर 2 लीटर। यदि इससे यूरिन का स्रावण कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ रोग है। उसके बाद आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर सामान्य व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका होता है 120/80 mmHg। ये mmHg इसकी क्या यूनिट होती है। तो इससे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए। तो इससे यदि इतना ब्लड प्रेशर है तो वो मनुष्य स्वस्थ मनुष्य है। उसके बाद में आजकल अपन देखते हैं कि जो कोरोना हो रहा है उसमें क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाती है या उसमें ऑक्सीजन का लो होना। तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ वायरस है, कुछ ना कुछ उसमें बैक्टीरिया या कुछ ना कुछ उसमें प्रोटोजोआ है। तो उसका कारण क्या होता है कि उसमें रोग है। तो रोग की परिभाषा आपको क्या समझ में आ गई, जो सामान्य क्रियाएं नहीं होना, डेली जो क्रियाएं होती है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी क्रियाएं और जो रोगग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसकी क्रियाओं में क्या होता है, तो थोड़ा अंतर होता है। तो उस समय हमें क्या ज्ञात होता है कि उसमें रोग है। तो देखो डिस और ईज का अर्थ क्या होता है, अनुपस्थित आरामदायक स्थिति। उसमें आरामदायक स्थिति नहीं होती है और उसकी स्थिति का हमें भाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मानव रोग बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि आगे जो डिजीज होगी उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं या हमको क्वेश्चन किस प्रकार से समझकर उसको हल करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें हल करना है या किस प्रकार इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। कि आगे हमें जो बैक्टीरिया है या वायरस है या फंजाइन है या कवक है उस पर क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सर बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि रोग हमें किस प्रकार से पढ़ना है। वह रोग जो प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन के पहले रोग की पृष्ठभूमि तैयार कर लेते कि आगे हमें क्वेश्चन
किस प्रकार से पढ़ना है, यहाँ टॉपिक हमें किस प्रकार चलाना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कि वह रोग जो प्रोटोजोआ से होता है या प्रोटोजोआ के कारण उत्तरदायी होता है, तो वो रोग कौन कौन से हो सकते हैं। देखो ऑप्शन दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने लिखा दिया मलेरिया, क्या लिखा है, मलेरिया। उसके बाद दूसरा लिखा दिया हैजा, ऑप्शन लिखा रहा हूँ। तीसरा मैंने जैसे लिखा दिया पीलिया रोग। उसके बाद में जैसे कि चौथा ऑप्शन मैंने लिखा दिया टीबी। अब जैसे ही नाम सुना तो वह रोग जो प्रोटोजोआ से होता है, तो दिमाग में आते ही क्वेश्चन अपने आंसर क्या आना चाहिए। तो ये इसका उत्तरदायी कौन सा रहता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कारण होता है हमेशा मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है, मलेरिया रोग। उसमें देखते हैं कि प्रोटोजोआ, आपने सुना होगा कि मलेरिया मच्छर के कारण से होता है, लेकिन मलेरिया आपने सुना है कि मच्छर, मादा एनाफिलिज्म, मादा एनाफिलिज्म, मादा एनाफिलिज्म के कारण होता है। लेकिन दोस्तों अपने को याद ये रखना है, जो ये मच्छर मादा एनाफिलिज्म होता है, ये जब हमें काटता है, ये मादा होता है, जब हमें काटता है तो जैसे ही काटता है तो ये प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में छोड़ के चला जाता है, प्रोटोजोआ को हमारे शरीर पर छोड़कर चला जाता है। इस कारण हमें क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। तो याद क्या रखना है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। कारण क्या रहता है, ये जो मच्छर या मादा एनाफिलिज्म होता है, ये काटने से शरीर में क्या छोड़ती है, तो सर प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ छोड़ती है, प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ। जैसे हमारे शरीर पर जो मादा एनाफिलिज्म जो मच्छर होता है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से उत्तरदायी कौन होता है, तो प्रोटोजोआ, ये लार्व। ये जैसे ही काटेगा, डंक मारेगा, तो वो डंक मारने के साथ ही हमारे शरीर पर प्रोटोजोआ छोड़ देता है। प्रोटोजोआ जैसे छोड़ेगा तो ये मलेरिया रोग का कारण बन जाता है। तो याद क्या रखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा कि आपको हमेशा याद क्या रहता है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि मलेरिया रोग किस कारण होता है, तो मादा एनाफिलिज्म के कारण होता है। लेकिन इस मादा एनाफिलिज्म के कारण तो होता है, ये मच्छर है, लेकिन मच्छर जैसे हमें काटेगा तो प्रोटोजोआ नाम का लार वहाँ पर छोड़ देगा, इस कारण हमें मलेरिया रोग हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि सर ये जो रोग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, या रोग को किस प्रकार से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके पहले आगे दो वर्ड आएंगे, एक आएगा रोग उत्पन्न और एक होता है रोग कारक और रोग वाहक। रोग कारक और रोग वाहक, एक होता है रोग कारक और रोग वाहक। रोग कारक और रोग वाहक। रोग कारक मतलब होता है रोग को उत्पन्न करने वाला, रोग उत्पन्न करेगा, इससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद में रोग जैसे ही उत्पन्न होगा उसका वाहक क्या होता है, किस कारण होता है। तो सबसे पहले इस मलेरिया में देख लेते हैं कि इसमें रोग कारक कौन सा होता है। तो रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है, प्लाज्मोडियम। और इसका रोग वाहक क्या है, मच्छर है। रोग वाहक कौन है, मच्छर है, और रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और उसके बाद रोग वाहक कौन है, मच्छर, यहाँ इसको बोलते हैं वेक्टर, प्लाज्मोडियम। याद क्या रखना है कि आगे जब अपन रोग पढ़ेंगे तो उसमें दो कारक अपने उत्तरदायी होते हैं, एक होता है रोग कारक और एक होता है रोग वाहक। जैसे कभी मलेरिया पढ़ा तो मलेरिया में रोग कारक कौन है, तो प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलेरिया में रोग कारक कौन सा है, तो रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम और रोग वाहक होता है मच्छर। कौन सा मच्छर होता है, मादा एनाफिलिज्म। याद क्या रखना है कि देखो रोग कारक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम, और इसका रोग वाहक कौन होता है, तो मच्छर होता है। मच्छर कौन सा होता है, मादा एनाफिलिज्म, मादा एनाफिलिज्म। अब उसके बाद पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो पिछली बार पूछा गया था कि जो मक्खी होती है, जिसको हाउस फ्लाई बोलते हैं, मक्खी जो हैजा की क्या होती है, मक्खी। मैंने अभी दो बताया, एक रोग वाहक और रोग कारक। देखो मक्खी जिसको बोलते हैं हाउस फ्लाई, हैजा की क्या होती है, रोग कारक होती है, यहाँ वाहक होती है, यहाँ रोग उत्पन्न करती है, क्या होती है। देखो इसका ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। ये क्वेश्चन ने कि जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, वो हैजा की क्या होती है, रोग कारक होती है, रोग वाहक होती है। रोग कारक या रोग वाहक या आशय या वाहक। रोग कारक, रोग
वाहक या ओनली वाहक या आशय। अब देखो आपको ये जो वर्ड आ रहे हैं रोग वाहक, रोग कारक, रोग वाहक, वाहक और आशय। मैंने रोग कारक बता दिए जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, रोग वाहक जिसके कारण वो उत्पन्न होने के बाद वो जो वाहक यानी आगे फैलेगा, किस कारण फैलेगा, जैसे कि मैंने मलेरिया में बताया तो मच्छर के कारण फैलेगा। उसके बाद वाहक जिसके कारण रोग डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं आते लेकिन वो कुछ साधन बनते हैं, उसका एक जरिया बनते हैं। जैसा कि आजकल ये जो कोरोना हो रहा है तो इसका जरिया कौन है, तो चमगादड़। चमगादड़ क्या करती है, चमगादड़ जैसे ही फलों पर बैठ जाती है तो फलों के बैठने के बाद ऊपर डंक छोड़ देती है, तो फल डायरेक्ट वो जो चमगादड़ होता है वो हमारे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो फल होते हैं वो मनुष्य उसको खा लेते हैं, उसके थ्रू वो हमारे अंदर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो रोग का कारण या रोग का वाहक बन जाते हैं। तो वाहक का रीजन समझ गया। वाहक क्या करते हैं, हमारे डायरेक्ट शरीर से कनेक्ट नहीं रहते हैं, डायरेक्ट मनुष्य से कनेक्ट नहीं रहते हैं, ये किसी के थ्रू आते हैं। वाहक है रास्ते के थ्रू आते हैं। क्या होता है, चमगादड़ वो हमारे शरीर से कनेक्ट नहीं रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो और जिस चीज़ पर बैठती हैं उसका अपन यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू कुछ चीज़ें छोड़ी जाती है जो हमारे शरीर में चली जाती है, उसके कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आजकल जो ये कोरोना उसका भी सोर्स क्या माना जा रहा है, चमगादड़। तो वो क्या होती है, रोग वाहक कारक नहीं, ओनली फॉर वाहक होती है। उसके बाद आशय आता है। तो आशय क्या होता है, ये एक जगह से उठाया जाता है। जैसा कि जो मक्खी होती है, एक मैंने क्या बताया मच्छर, एक होती है मक्खी। मक्खी क्या करती है, वो हमारे शरीर में डायरेक्ट कोई भी चीज़ का उससे रोग उत्पन्न नहीं होता है, आशय करती है। क्या करती है, जैसे कि मक्खी होती है वो कहीं भी कूड़ा कचरा होता है वहाँ पर वो बैठ जाती है। जैसे ही वहाँ पर बैठेगी तो वहाँ पर जो रोग वाहक होता है वहाँ पर कुछ वो कीटाणु उस पर बैठे होते हैं रोग वाहक वाले, तो वो मक्खी वहाँ जाके बैठ जाती है। वो मक्खी जिस पर वहाँ जगह पर बैठेगी तो बैठने से उस पर कुछ वो जो वाहक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं। तो उसके बाद जो मक्खी होती है वो हमारे घरों में आती है, भोजन पर बैठ जाती है। उस भोजन पर बैठने से जो रोग वाहक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के भोजन के साथ चले जाते हैं, जिस कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। देखो वाहक अलग होता है, आशय अलग होता है। आशय क्या होता है, किसी के थ्रू आते हैं, किसी के शरण के साथ आते हैं। आशय क्या हो गया, जैसे कि एक जगह से उठाया जाता है। जैसे कि इसने मक्खी ने कहाँ से, देखो मच्छर अलग होता है, मक्खी अलग होता है। मक्खी ने कहाँ से उठाया, जैसे कि कूड़े कचरे से उठाया, कूड़े कचरे मल मूत्र से उठाया, वहाँ पर रोग वाहक के कुछ कीटाणु होते हैं, उसने मक्खी ने वहाँ से उठाया। मक्खी उड़कर हमारे घरों में आ जाती है, भोजन पर वो चिपक जाती है, वहाँ से उसमें कुछ वो अपने साथ छोड़ देती है, जैसे कि कीटाणु वगैरह छोड़ देती है। वो भोजन अपन जैसे शरीर में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में रोग होने का खतरा रहता है। तो रोग कारक अलग होता है, रोग वाहक अलग होता है, वाहक अलग होता है और आशय अलग होता है। जो मक्खी होती है वो क्या होती है, तो मक्खी होती है वो वाहक होती है। क्या होती है, वाहक होती है। हैजा की क्या होती है, वाहक होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो मानव रोग होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से होते हैं। मानव रोग हमारे शरीर में कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहले आता है मानव रोग। मानव रोग को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। मानव रोग को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है जन्मजात, जो हमारे जन्म के साथ ही रोग उत्पन्न होते हैं, जिसको आनुवंशिक रोग भी बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज। उसके बाद होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है अर्जित रोग, जो किसी से अर्जित किया जाता है, अर्जित रोग। सबसे पहले कौन सा रोग आता है, जन्मजात रोग। उसके बाद आता है अर्जित रोग। जन्मजात में कौन से रोग आते हैं, तो सर ये सामान्यतः आनुवंशिक रोग होते हैं। ये सामान्यतः आनुवंशिक रोग होते हैं, ये आनुवंशिक रोग होते हैं। ये आनुवंशिक रोग होते हैं या जेनेटिकल डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, ये जो रोग होते हैं ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारे रोग होते हैं, ये जो रोग होते हैं हमें माता पिता से मिलते हैं। यदि माता पिता में कुछ विकृति रहती है तो हमें जन्म के साथ ही ये रोग उत्पन्न हो जाता है। बच्चा भ्रूण के रूप में होता है या बच्चा जब जन्म लेते ही उसमें कुछ कमियाँ हो जाती है, किसके अंदर, माता पिता के अंदर कमी हो जाती है, तब वो कमी उस बच्चे के साथ आता है, तो उस रोग को बोलते हैं जन्मजात रोग। वो कौन सा होता है, आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिजीज। इसको बोलते हैं माता पिता से उत्पन्न होने वाला रोग, उत्पन्न होने वाला रोग। वो कौन सा रोग होगा, तो होता है जन्मजात रोग, या दूसरा नाम क्या है, आनुवंशिक रोग। तो ये मानव रोग का पहला प्रकार क्या हो गया, जन्मजात रोग। उसके बाद आता है अर्जित रोग। अर्जित रोग होते हैं दो प्रकार से। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं संक्रमित या संक्रमण रोग,
दूसरा हो जाता है संक्रामक रोग या गैर संक्रामक रोग। एक होता है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, दूसरा होता है गैर संक्रामक रोग। जो आजकल कोरोना फैल रहा है वो किस में आएगा? संक्रामक रोग में। संक्रामक रोग कैसे आएगा? जैसे कि संक्रामक रोग का होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उस रोग को बोलेंगे संक्रामक रोग। कौन से? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से वो रोग फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। उसको बोलते हैं संक्रामक। एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो कौन से रोग होते हैं? वो रोग होते हैं संक्रामक रोग। और गैर संक्रामक क्या हो गए? जो एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसा कि आपके अंदर किसी विटामिन की कमी है, तो जैसा कि आपके पास वाला व्यक्ति आएगा उसमें उस विटामिन की कमी है या नहीं वो आपको थोड़ी पता है। जैसा कि वो दुबला पता है तो आप उसमें, जैसे कि विटामिन डी की कमी है तो अगले वाला जैसे कि वो हट्टा कट्टा तो उसमें कौन से विटामिन कमी है, तो आपके पास आने से और उसके पास आने से उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा। संक्रामक रोग आता है जैसे कि आजकल आपने कोरोना सुना है, तो कोरोना जैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें जो वार्ड होता है तो वहाँ पर आप जाओगे तो उसके आसपास आने से आपको उस रोग होने में संक्रमित होने में खतरा रहता है। तो वो किस प्रकार रोग में आएगा? तो वो आएगा संक्रामक रोग। और गैर संक्रामक क्या होता है? जो एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। उसमें इसका जो वाहक होगा एक किस कारण होते हैं? तो ये जैसे कि आपके शरीर में यदि विटामिन की कमी है, यदि आपके अंदर शरीर में हार्मोन की कमी है, जैसे कि आपके शरीर के अंदर खनिज की कमी होती है, या आपके शरीर में जैसे कि आनुवंशिक रोग आता है, ये सारे किस में आएंगे? ये गैर संक्रामक में आएंगे। तो हमारे शरीर में मानव रोग कितने प्रकार हो गए? एक जन्मजात रोग हो गया, दूसरा हो गया अर्जित रोग। अर्जित रोग कितने प्रकार हो गए? तो एक संक्रामक रोग होता है, गैर संक्रामक। सर संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे कि क्या होता है? जो वायरस से होता है, जो बैक्टीरिया से होते हैं, वो रोग किस में आएंगे? संक्रामक रोग में आएगी। और गैर संक्रामक क्या रोग होते हैं? जो एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे कि किसी में विटामिन की कमी है तो जरूर थोड़ी है कि आप उसके संपर्क में आए तो उसमें भी विटामिन की कमी हो गई, तो नहीं होती है। जैसे किसी के अंदर एलर्जी है तो उसके पास वाला आपके यदि कनेक्ट में आए तो उसमें एलर्जी होगी, ये जरूरी नहीं है। तो ये किस प्रकार रोग हुए? गैर संक्रामक। तो उसमें उदाहरण क्या कहते हैं? जैसे कि इसमें हार्मोन की कमी होती है तो गैर संक्रामक, विटामिन की कमी तो गैर संक्रामक, यदि खनिज की कमी है तो गैर संक्रामक, यदि किसी में जल में कमी है तो गैर संक्रामक रोग आ जाता है। और जैसे किसी के अंदर एलर्जी हो रही है तो भी गैर संक्रामक। और यदि किसी के अंदर आनुवंशिक रोग होते हैं, जो जन्मजात रोग होते हैं, वो भी किस में आएंगे? गैर संक्रामक आए। जैसे किसी के अंदर आनुवंशिक रोग है तो किसी के संपर्क में आएंगे तो उसके पास वाले में उसमें आनुवंशिक रोग नहीं होगा। तो किस प्रकार के सारे रोग किस में आते हैं? ये गैर संक्रामक आते हैं। तो ये दो प्रकार के रोग हुए, एक जन्मजात जो जन्म से प्राप्त होते हैं उसको आनुवंशिक रोग बोलते हैं, जो माता पिता से उत्पन्न होते हैं। और दूसरा होता है अर्जित रोग, किसी से अपन अर्जित करते हैं या हासिल करते हैं, जैसे कि संक्रामक रोग होता है। अपन किसी के पास जाते, जैसे कि आजकल क्या बोलते हैं कि कोरोना वायरस है, इसलिए अपन को बोलते हैं 2 गज दूरी बनाए रखें ताकि उस पर अपन संपर्क में नहीं आएंगे। यदि ये संपर्क में आते हैं, कारण क्या रहता है? वो यदि सीखता है तो सीखने के साथ कुछ बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, कुछ जीव कीटाणु रिलीज होते हैं, तो अपन जैसे अपन हवा में फैल जाते हैं, हवा में फैलते तो अपन हवा से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जैसे अपन सांस लेते हैं उस सांस के साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अपन वायरस होते हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो देखो रीजन वाकई ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तो उसको संक्रामक रोग, गैर संक्रामक जो एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलते हैं। ये हमारे शरीर में क्या हो गए? ये मानव रोग हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि सर मानव रोग जो जन्मजात रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जन्मजात रोग हमारे शरीर में होते हैं, काफ़ी रोग होते हैं जो जन्मजात होते हैं। उपार्जित रोग होते हैं या अर्जित रोग होते हैं, उसको बोलते हैं तो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं या जन्म के बाद होने वाले रोग को अर्जित रोग बोलते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले देखते हैं जन्मजात रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं कि कौन सा रोग हमारे शरीर में होता है और कौन से रोग हमारे शरीर में डायरेक्ट नहीं होते हैं या किसी से अपन अर्जित करते हैं, उसको बोलते हैं उपार्जित रोग या आनुवंशिक रोग। उसके बाद आता है हमारे शरीर में जो जन्मजात रोग होते हैं। सबसे पहले जन्मजात रोग, हमारे शरीर में जन्मजात कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहला आता है, एक आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किस में आएगा? तो सर ये आएगा जन्मजात रोग। उसके बाद में दूसरा आता है होठों का फटना। दूसरा आता है होठों का फटना।
किसी बच्चों में आपने देखा होगा कि वो जन्म लेते हैं तब उसके होंठ ऊपर से फटे हुए होते हैं, तो उसका कारण क्या रहता है? वो जन्मजात होते हैं, आनुवंशिक रोग की कमी से उनमें होता है या जेनेटिक कमी से उसमें रोग होता है। जैसे कि बलू बेबी सिंड्रोम है, होठों का फटना है। उसके बाद आता है डिप्लेशिया रोग आता है। डिप्लेशिया रोग होता है, वो जन्मजात रोग होता है। उसका रीज़न क्या रहता है? बच्चे जन्म से क्या हो जाते हैं? अधिगम विकृत होते हैं। अधिगम विकृत मतलब जिसके अंदर उसका दिमाग क्या होता है? कमज़ोर होता है। उसके अंदर जो उनकी सुनने की शक्ति होती है वो क्या होती है? कमज़ोर होती है, या उनको याद रहने की शक्ति क्या होती है? कम होती है। तो वो रोग किस में होगा? तो वो रोग होता है डिप्लेशिया। वो कौन सा रोग होता है? तो जन्मजात रोग होता है। होठों का फटना, बलू बेबी सिंड्रोम और डिप्लेशिया। एक अन्य प्रकार का रोग आता है, उसको बोलते हैं मंगोलिसिज्म। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोग होता है। इसका देखो लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? मंगोलिज्म के लक्षण क्या होते हैं? इनके क्या होते हैं? इनके सिर बड़े होते हैं, लेकिन बाकी शरीर क्या होता है? इनका छोटा होता है। मंगोलिज्म रोग जन्मजात रोग होता है। इसका देखो इनके पता लगाने का हमें क्या अनुमान लगेगा कि इसमें जो जन्मजात रोग होता है और इसको मंगोलिसिज्म रोग बोलते हैं। इसके जो कारक क्या होते हैं? इसके कारक होते हैं, इनका सिर क्या होता है? बड़ा होता है, और बाकी शरीर के जितने भी अंग होते हैं छोटे होते हैं। जैसे कि हाथ छोटा होगा, उसके बाद इनकी अंगुलियां छोटी होती है, उसके बाद इनके पैर छोटे होते हैं, बाकी शरीर का कद उसमें छोटा होता है, लेकिन इनका सिर बड़ा होता है। तो इस प्रकार के रोग जन्मजात रोग में आते हैं। और इसके रोग को क्या बोलेंगे? इसको मंगोलिसिज्म बोलते हैं। मंगोलिसिज्म रोग जो जन्मजात रोग होता है। उसके बाद में आता है सर जो संक्रामक रोग होते हैं, उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो संक्रामक रोग आते हैं। संक्रामक रोग दूसरा आता है संक्रामक रोग। आगे अपन संक्रामक रोग के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? संक्रामक रोग में अपन आगे पढ़ेंगे ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग की परिभाषा क्या होती है? संक्रामक रोग की मैंने परिभाषा क्या बताई? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं? किस किस से होते हैं? जैसे कि आपने वायरस से सुना होता, वायरस या विषाणु से। उसके बाद जो जीवाणु से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से जीवाणु। उसके बाद मैंने भी लिखा है प्रोटोजोआ से मलेरिया, तो मादा एनाफिलिज्म। उसके बाद में एक विषाणु आता है, एक जीवाणु आता है, प्रोटोजोआ आता है, और एक आता है कवक या फंजाइन या कवक। ये जितने भी रोग होते हैं इसके वाहक कौन होते हैं? संक्रामक रोग होता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और वो कौन से होते हैं? तो सर संक्रामक। इसमें कौन सा? जैसे कि वायरस जैसे कि देखो वायरस से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? कोरोना वायरस, कोविड-19। उसके बाद जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फंजाइन। तो ये कौन से रोग होते हैं? ये संक्रामक। कौन से? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ जैसे कि मैंने मलेरिया बताया, आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद कवक जैसे फंजाई से कौन से रोग होते हैं। याद क्या रखना है कि संक्रामक से कौन से रोग हो सकते हैं? संक्रामक तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे इसका विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है और कवक से होता है। उसके बाद में आ गया जो गैर संक्रामक होते हैं, असंक्रामक। मैंने अभी बताया गैर संक्रामक या संक्रामक रोग किस कारण होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, हमारे शरीर में कमी के कारण वो होते हैं। दूसरा आता है कि असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते, उनको बोलते हैं असंक्रामक रोग, जो हमारे शरीर में किसी कमी के कारण होते हैं। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर में कमी के कारण होते हैं, वो अपन किसी के संपर्क में आने से नहीं होते। जैसे कि आनुवंशिक रोग है, जैसे कि आपके माता पिता से उत्पन्न रोग है, वो यदि आप किसी दूसरे संपर्क में आएंगे उसको थोड़ी होगा, लेकिन उसको कौन सा रोग बोलते हैं? उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। दोस्तों मन को शांत करना है, मन को शांत कर, चित्त को स्थिर करके अपन को आराम से चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपको जो क्लास थी उसी में ये चीज़ें सारी याद हो जाए। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पहले ही बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मैंने अभी बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पूछा गया था कि
जो मक्खी होती है वो हैजा में किस प्रकार उसका रोग को वाहक होती है या रोग कारक होती है या रोग का आशय बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। असंक्रामक निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है, तो अपन यहीं से याद कर लेंगे। असंक्रामक का क्या अर्थ होता है, जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं वो होते हैं असंक्रामक। संक्रामक क्या होते हैं, जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं और इनको बोलते हैं अर्जित रोग, यहाँ अपन किसी से अर्जित करते हैं। ये डायरेक्ट हमको भगवान नहीं देता। जैसे कि जो जन्मजात रोग होते हैं, जो आनुवंशिक रोग को कमी होती है, तो वो जैसे अपन माता पिता की कमी से अपन हो जाते हमारे शरीर में हो जाते हैं। उसके बाद में जो असंक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि एक होता है कैंसर, एक आ जाता है कैंसर। कैंसर के बाद आ गया आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक रोग, कैंसर के बाद आ गया आनुवंशिक रोग। उसके बाद में आता है ये किस कमी से होता है, उसके बाद हार्मोन की कमी से। उसके बाद में हमारे शरीर में यदि विटामिन की कमी है तो ये रोग हो जाते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में यदि जल की कमी है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण। जल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डिहाइड्रेशन। उसके बाद में प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से मैंने कौन से दो रोग लिखाए थे। यदि आपने मेरा अभी तक प्रोटीन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। कौन से रोग होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने लिखा है क्वाशियोकोर मेरास्मस, जो दोनों रोग बच्चों में होता है, लेकिन एक रोग होता है धनी परिवार के बच्चों में होता है, एक गरीब परिवार के बच्चों में होता है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग, क्वाशियोकोर और मेरास्मस। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और मेरास्मस। देखो असंक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, ये कैंसर के कारण होता है। एक आनुवंशिक रोग होता है जेनेटिक डिजीज, एक हार्मोन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से ये रोग हो जाता है, जल की कमी से हो जाता है, प्रोटीन की कमी से ये रोग हो जाता है। उसके बाद में ये हार्मोन की कमी से भी हो जाता है। यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तो सर हमने पढ़ लिया कि रोग होते हैं, एक जैसे जन्मजात होते हैं, एक उपार्जित यहाँ किसी से अपन हासिल करते हैं। उसमें भी 2 प्रकार बता दिए, संक्रामक और असंक्रामक। सबसे पहले बताया कि डिजीज़ की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि अपन जो डेली जो सामान्य क्रिया हमारे शरीर में नहीं होती तब अपने को लगता है कि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होती है या कुछ ना कुछ हमारे शरीर में डिजीज़ हो जाती है। डिजीज़ का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित। यहाँ सामान्य क्रिया उसमें अनुपस्थित होती है, उसको डिजीज़ बोलते हैं। उसके बाद बता दिया कि सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बने, तो अपने एक पृष्ठभूमि तैयार की, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने बताया कि प्रोटोजोआ की कमी से या प्रोटोजोआ कौन से रोग का उत्तरदायी कारक होता है, तो मैंने बताया मलेरिया। उसके बाद बताया कि जो हैजा होती है उसमें जो मक्खी होती है वो रोग वाहक होती है या रोग आशय होती है या रोग कारक होती है, तो मैंने उसका आंसर बताया। उसके बाद पढ़ा कि सर रोग क्या होते हैं। रोग बताया था कि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसमें लगता है कि रोग हो गया। उसके बाद लगा रोग कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मानव जनित या जो जन्मजात रोग होते हैं या आनुवंशिक रोग होते हैं। उसके बाद में बताया था कि जो उपार्जित रोग होते हैं उसमें बताया कि संक्रमण और असंक्रामक रोग। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं कि उत्पत्ति, रोग के उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, किस कारण कौन सा कारक हमारे रोग उत्पन्न कर सकता है हमारे शरीर में। उत्पत्ति के कारक, रोग के उत्पत्ति के कारक। उसके बाद पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के कारक। रोग पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब आपको टू द पॉइंट लिखाते जाऊँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद सबसे पहला आता है जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर। पहला उत्पत्ति का कारक कौन सा हो सकता है, तो सर जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। तो सर बताइए कि जैविक कारक से हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग फैल सकते हैं या कौन सा इसका उत्तरदायी रहता है कारक। तो देखो जैविक फैक्टर से हमारे शरीर में एक वायरस से फैल सकता है, उसके बाद बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ, जो भी, जैसे कि देखो वायरस के बाद में जैसे कि बैक्टीरिया या जीवाणु, उसके बाद में जैसे कि प्रोटोजोआ, आदि। ये इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं, तो सर जैविक कारक के कारण होते हैं। बायोटिक फैक्टर के कारण हमारे शरीर में वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ आदि प्रकार के रोग होते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है जो पोषक कारक होते हैं। अभी मैंने बताया कि पोषक कारक क्या क्या होते हैं, तो सर एक होता है जैसे कि हमारे शरीर में खनिज की कमी से भी रोग हो जाते हैं। खनिज की कमी से कौन सा होता है, मैंने अभी बताया एनीमिया, फेरस की कमी से। उसके बाद जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, उसके बाद हमारे शरीर में जैसे कि जल की कमी है, उसके बाद हमारे शरीर में जैसे कि विटामिन की कमी है। तो ये रोग के उत्तरदायी कारक होते हैं कि नहीं होते।
देखो क्वेश्चन अपन डेली लाइफ में भी यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं कि पोषक तत्व हमारे शरीर में यदि खनिज की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन कमी, मैंने अभी बताया प्रोटीन, क्वाशियोकोर मेरास्मस, क्वाशियोकोर और मेरास्मस। उसके बाद जैसे जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और विटामिन की कमी से हमें पूरा डिटेल में विटामिन का चैप्टर पढ़ा रखा है, तो वहाँ जाके अपन देख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, ई की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोषक की कमी से खनिज होता है, प्रोटीन होता है, जल, विटामिन की कमी से भी रोग होते हैं। ये भी इनके रोग के उत्तरदायी कारक होते हैं। उसके बाद तीसरा कारक आता है कि रासायनिक कारक कौन कौन से होते हैं। रासायनिक कारक, रासायनिक कारक देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग फैल सकते हैं। तो जैविक कारक से भी रोग फैल सकते हैं, पोषक की कमी से हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। उसके बाद रासायनिक कारक, यदि हमारे शरीर में भोजन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो भी रोग हो सकता है, यदि क्षार की मात्रा है तो भी उसमें रोग हो सकता है। जैसे कि रासायनिक कारक कौन से, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। उसके बाद चौथा आता है कि देखो तीसरा रासायनिक कारक है, चौथा आता है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। भौतिक कारक क्या होते हैं, तो सर भौतिक कारक देखो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होता है या वातावरण होता है उसमें कभी कभी गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है या सर्दी ज़्यादा होती है या उमस ज़्यादा होती है, उस कारण भी हमारे शरीर में रोग फैल सकते हैं। जैसे कि गर्मी, उसके बाद में सर्दी आदि जो फैक्टर होते हैं ये कौन से प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, तो भौतिक कारक। देखो उत्पत्ति के कारक कौन कौन से, मैंने 4 कारक बताए। जैविक कारक जैसे कि वायरस, जीवाणु, प्रोटोजो आदि से हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। उसके बाद पोषक तत्व, हमारे शरीर में यदि पोषकों की कमी होती है तो उसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे खनिज की कमी से हो जाता है एनीमिया। उसके बाद लोहा की कमी से, प्रोटीन जैसे मैंने बताया क्वाशियोकोर मेरास्मस, जल की कमी से डिहाइड्रेशन, विटामिन की कमी से मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो विटामिन की कौन सी। मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी, इनके जो रासायनिक नाम होते हैं उनका लिखे मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो जाके आप ट्रिक देख सकते हो। उस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे इनका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है वो मैंने ट्रिक में डिटेल में आपको बता रखा है। उसके बाद मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट आपके जो इसका लास्ट वीडियो एंडिंग होगा उस पर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप जाके इस विटामिन वाला चैप्टर पूरा देख सकते हो। उसके बाद में रासायनिक कारक कौन से होते हैं, तो अम्ल और क्षार। उसके बाद में भौतिक कारक कौन से होते हैं, तो सर गर्मी अधिक होती है तो हमारे शरीर में, सर्दी कमी होती है तो हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, आदि प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। उत्पत्ति के कारक 4 बता दिए, जैविक, पोषक, रासायनिक और भौतिक कारक। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, अब देखते हैं कि हमारे शरीर में बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है। बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु से संबंधित बीमारी। जीवाणु से संबंधित रोग। देखो वायरस होते हैं, जैसे वायरस में विषाणु की कमी से हो जाता है, जैसे उसके बाद बैक्टीरिया या जीवाणु से संबंधित हमारे शरीर में रोग कौन कौन से। तो इसकी मैं एक सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ कि जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं, तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया से संबंधित कौन सा रोग है। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तो आपको आसान भाषा में ये ट्रिक याद हो जाती है, इसके सारे जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक है, ए काकू तूने, ए काकू तूने टमाटर साफ नहीं। देखो ट्रिक क्या है, ए काकू तूने टमाटर साफ नहीं किया पीएम। साफ नहीं किया पीएम, नहीं किए पीएम। देखो बैक्टीरिया से रोग होते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, जैसे कि देखो बहुत सारे रोग होते हैं, कभी कभी अपन भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रिक भी काम कर जाती है। लेकिन देखो साइंस को याद करना इजी नहीं है, उसमें ट्रिक नहीं चलती, लेकिन कभी भी अपने वो शॉर्ट ट्रिक अपना लेनी चाहिए ताकि अपन एग्जाम में क्वेश्चन हल कर सकते। अपना एक ही मोटिव रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना। देखो अपन को पीएचडी नहीं करनी है कि अपन को इसमें क्या होता है ये नहीं होता, लेकिन अपने को अपना एक ही मोटिव रहता है कि अपन को क्वेश्चन को हल करना और जो अपन को पढ़ा है वो समझ में आना चाहिए। अब देखो इसका जो बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसको एक ट्रिक क्या आती है, ये काकू तूने टमाटर साफ नहीं किए पीएम। अब देखो अब मैं बता देता हूँ कि इनका जो वर्ड लिखा है इनसे कौन कौन से रोग है। जैसे कि देखो हैजा, ऐसे क्या बनता है हैजा, ऐसे बनता है हैजा, इंग्लिश में बोलते हैं कालेरा। अब देखो
है से बन गया एजा। उसके बाद में का से बनता है काली खांसी, का से बनता है काली खांसी। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ, काली खांसी। उसके बाद में ए का कू, काली खांसी और क्या बोलते हैं सर, इसको कूकर खांसी बोलते हैं। उसके बाद में आ गया कू से कुष्ठ या लेप्रोसी, कू से आ गया, इसको बोलते हैं काली खांसी या कूकर खांसी, काली खांसी या कूकर खांसी। उसके बाद में ये कू, इस कू से आ गया कुष्ठ, इस कू से क्या आ गया कुष्ठ या लेप्रोसी। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कुष्ठ किस प्रकार का रोग है, तो कुष्ठ किसके कारण होता है, तो जीवाणु से होता है। जीवाणु से रोग, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, तो आपको जैसे देखो ए का अर्थ हो गया एजा, का से काली खांसी, कू से हो गया कुष्ठ। अब देखो तूने से किस भी प्रकार का नहीं बनता। उसके बाद टमाटर, टमाटर से क्या बनता है, जो टे और डै से आता है, जैसे कि आ गया टिटनस, टिटनस रोग हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया टीबी, उसके बाद में आ गया जैसे कि डिप्थीरिया रोग हो जाता है, टिटनस। उसके बाद आ जाता है टीबी, उसके बाद आ जाता है टाइफाइड, डायफीरिया, जैसे कि ये हो गया टिटनस, टीबी। और उसके बाद आ गया टाइफाइड। जैसे कि देखो हमारे शरीर में जब लूज मोशन होता है वो भी किस कारण होता है, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। टिटनस, टीबी, टाइफाइड और डायरिया और डिप्थीरिया, डायरिया और डिप्थीरिया, डायरिया और डिप्थीरिया। ये सारे रोग के भाग कौन होता है, इसका भाग होता है जीवाणु। जैसे कि देखो है से एजा, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, तूने से कुछ नहीं बताया, टमा से टे और जो डै से बनते हैं टिटनस, टीबी, टाइफाइड, डायरिया और डिप्थीरिया। उसके बाद आता है सांप से एक आता है सुजाक रोग और एक आता है सिप्लिस रोग, सुजाक और सिप्लिस, जो सुजास और सिप्लिस। सुजास और सिप्लिस ये दोनों रोग किससे होते हैं, तो सर ये जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, सुजास और सिप्लिस। ठीक है, आपको दिख रही है सभी को। ए का को तूने टमाटर साफ नहीं किए पीएम, ये सारी ट्रिक किसकी है, तो जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं उसकी ट्रिक है। उसके बाद में मेनिनजाइटिस रोग। अब ये रोग किस प्रकार से होते हैं ये सारे अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपने को याद होना चाहिए कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होता है। देखो सबसे पहले क्या आ गया कि सर है का अर्थ होता है एजा, का अर्थ होता है काली खांसी, कू से होता है कुष्ठ या लेप्रोसी, तूने से कुछ नहीं होता, टमाटर से आता है जो टे और जो डै से रोग होता है जैसे टिटनस, टीबी, टाइफाइड, डायरिया, डिप्थीरिया। उसके बाद सा से होता है सिप्लिस या सुजास, ये जो रोग होते हैं जो गुप्त अंगांग होते हैं उसके संबंधित रोग होते हैं सिप्लिस और सुजास। उसके बाद नई से होता है निमोनिया। उसके बाद पी से होता है प्लेग रोग और एम से होता है मेनिनजाइटिस रोग होता है, वो किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होते हैं। तो इस तरह से आज हमने कुछ पृष्ठभूमि तैयार कर ली कि आगे हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किन से कौन से रोग होते हैं, और सबसे पहले पढ़ लिया। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक आएगा जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। आगे पढ़ेंगे कि हैजा हमारे शरीर को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसको सही करने के लिए हमें किस प्रकार के टीके लगाने, जैसे कि टीबी से कौन से टीके लगाए जाते हैं, सारे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले याद होना चाहिए कि जीवाणु से कौन कौन से रोग हो जाता है। का कू तूने टमाटर साफ नहीं किए पीएम, है से हो गया हैजा, का से हो गया काली खांसी, कू से कुष्ठ या लेप्रोसी, तूने से इससे कुछ नहीं बनता, टे से होता है तो टे और डै से रोग होते हैं टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, डायरिया और डिप्थीरिया। उसके बाद सांप सिप्लिस या सुजा से ये होते हैं बैक्टीरिया से रोग। उसके बाद नहीं तो निमोनिया रोग होता है वो भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद पी जो प्लेग रोग होता है वो भी बैक्टीरिया से होते हैं, और जो मेनिनजाइटिस जो रोग होता है वो भी किससे होता है, बैक्टीरिया। तो आज की क्लास दोस्तों अपन यहीं तक रखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपने जितने भी दोस्त हैं जो किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस टॉपिक दे रखा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। इसकी मैं शॉर्ट ही लेता हूँ, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे किसी भी एग्जाम जहाँ पर साइंस टॉपिक मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सबसे पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो बेल आइकन है वो दबाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि मेरा जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें और सबको धन्यवाद।